नमस्कार सभी को, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में भी हम जो एग्ज़ाम चल रहे हैं मिड टर्म के, उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। और आज का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे वो गवर्नमेंट स्कूल का है, बेसिक मैथमेटिक्स का और इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। आइए स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन पेपर को। इस क्वेश्चन पेपर का सेक्शन 1 करेंगे हम, जो कि MCQ का है और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। 20 इसमें MCQs हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की कुल संख्या होती है, कि एक अभाज्य संख्याओं के जो कुल गुणनखंड है वो कितने हैं। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर इज क्या है। तो देखो प्राइम नंबर्स होते क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। वो कह रहा है इनके टोटल फैक्टर्स कितने होते हैं, कि जैसे मान लो 2 ले लिया, 2 के फैक्टर क्या है, 1 या 2। 3 का क्या है, 1 या 3। 5 का क्या है, 1 या 5। 11 का क्या है, 1 या 11। तो देखो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके जो मैक्सिमम फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इफ one of the zeros of the quadratic polynomial x square plus 5x minus m is 3, then the value of m is। हिंदी में है कि यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 5x माइनस m का एक शून्यक 3 है तो m का मान ज्ञात करो। तो देखो पहले तो मैं बताता हूँ आपको शून्यक क्या होते हैं। शून्यक या जीरोज, देखो शून्यक या जीरोज वेरिएबल की या चर की वो वैल्यू होती है जिसको पुट करने पर वो पॉलिनोमियल या बहुपद 0 बन जाए। कि जैसे देखो x + 2 है, अगर मैं x के बदले -2 पुट कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, -2 + 2 0। कि x की इस वैल्यू ने इस बहुपद को, इस पॉलिनोमियल को 0 बना दिया। तो इट मीन्स ये जो x = -2 है ये शून्यक या फिर जीरोज है। ठीक है, और देखो किसी बहुपद में कितने जीरोज होते हैं, कितने शून्यक होते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, उस वेरिएबल की पावर पर। कि इसकी हाईएस्ट पावर देखो, अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो इसका सिर्फ एक ही शून्यक होगा। अगर मैं ax² + bx + c की बात करता हूँ तो इसमें जो हमारा चर है या जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो इसके कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मेरी इक्वेशन थी x² + 5x माइनस m, कि इसका जो एक शून्यक है वो 3 है। तो m की वैल्यू बताओ। तो मैं क्या करूंगा, इस 3 को x के बदले पुट कर दूं, 3 का स्क्वायर + 5 × में 3 माइनस m। तो ये क्या करेगा, इस बहुपद को, इस वेरिएबल पॉलिनोमियल को क्या कर देगा, 0। तो ये वैल्यू आ गई 9 + 15 माइनस m = में 0। तो 24 माइनस m = में 0, तो 24 = में m। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 24, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, x अक्ष से m एक पॉइंट है 5, -6 की दूरी। द डिस्टेंस ऑफ m 5, -6 फ्रॉम x एक्सिस इज। देखो इस क्वेश्चन के लिए मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन के लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये x एक्सिस है, ये -x, ये y है और ये -6। वो कह रहा है पॉइंट क्या है मेरा, 5 और -6। x का कितना, 5, 1 2 3 4 5, और x का है, और y का है -6, 1 2 3 4 5 6। तो अब ये पॉइंट कहाँ मीट करेगा, यहां पर, कि 5 और -6। उसने पूछा कि x अक्ष से, कि ये जो मेरी लाइन है x एक्सिस, यहां से इस पॉइंट की दूरी कितनी है या डिस्टेंस कितना है। तो देख लो 1 2 3 4 5 6, 6 यूनिट है, 6 यूनिट। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, 6 यूनिट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चनों में हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, बस अपना कंसेप्ट यूज़ करना है। और
क्वेश्चन ईजी सॉल्व हो जाएगा। देखो एमसीक्यूज में मुझे कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं चाहिए। एमसीक्यूज में आपको कोई भी टेक्निक लगाओ, कोई भी तरीका लगाओ, बस आंसर ठीक आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि यदि ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ और ट्रायंगल बी 53 है, एफ 76 है, तो ए का मान बताओ। इफ ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ में इसकी वैल्यूज दी है। देखो दो ट्रायंगल है जो कि सिमिलर है, ए बी सी डी ई एफ। देखो जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे इसमें कंडीशन दिया कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। इट मीन्स एंगल ए इक्वल होगा एंगल डी के, बी होगा ई के, सी होगा एफ के। तो देखो एंगल बी की वैल्यू दी है 53 और यहां से दे दी एंगल एफ की वैल्यू 76। ठीक है, और मुझे जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो करनी है ए की। तो देखो सी किसके इक्वल है, एफ के, तो ये भी कितना हो जाएगा 76। दो एंगल्स पता है, थर्ड हमें निकालना है। तो 53 प्लस 76, अब 180 में से जब 129 को माइनस करेंगे तो आंसर आ गया 51। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन करेंगे हम 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि किसी आंकड़ों का माध्य और बहुलक क्रमशः 52 और 52.4 हो तो इसका माध्य निकालो। कि इफ़ द मीडियन एंड मोड ऑफ ए डाटा आर 52 एंड 52.4 रिस्पेक्टिवली देन इट्स मीन इज। तो देखो इसके लिए मुझे एक फार्मूला याद होना चाहिए, और वो फार्मूला क्या है कि मॉड इक्वल्स टू में 3 ऑफ मीडियन माइनस 2 ऑफ मीन, कि बहुलक इक्वल्स टू में 3 टाइम्स ऑफ माध्यक माइनस 2 टाइम्स ऑफ माध्य। अगर ये आपका फार्मूला याद है तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखो दिया क्या है मुझे, माध्यक, इसकी जो वैल्यू है मुझे कितनी दी हुई है 52, 3 इंटू में 52। बहुलक जो मॉड है मेरा है 52.4, 52.4। तो देखो मुझे क्या निकालना है, मीन। तो 2 इंटू में माध्य या फिर मीन। तो 52.4 इक्वल्स टू में इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आ जाएगा 156। अब 2 मीन को मैं इधर ले आता हूं कि 2 इंटू में माध्य बराबर 156 में से माइनस करना है मुझे 52.4, तो 103.6। ये किसके इक्वल है, 2 ऑफ मीन माध्य। तो माध्य इक्वल्स टू में 103.6 अपॉन में 2 डिवाइड करने पर आ जाएगा मेरा 51.8। तो जो मेरा मीन या माध्य उसकी वैल्यू क्या आ गई 51.8। तो यह क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आपको ये फार्मूला याद होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉट थीटा का मान बताओ। कि इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5 देन वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू दी है 4/5। तो इस चैप्टर मुझे याद है मैंने सिखाया था आपको कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आपको एक राइट एंगल बनाना है। साइन थीटा सबसे पहला जो रिलेशन होता है वो साइन के साथ होता है, दूसरा कॉस के साथ, और तीसरा होता है हमारा टेन के साथ। ठीक है, तो साइन थीटा, थीटा मैं यहां ले लूंगा P/H। तो ये मेरा H हो गया, ये मेरा P हो गया। अब ये फाइंड आउट करना है
तो पाइथागोरस से सोल्व होगा ये। कि पाइथागोरस क्या कहती है कि h का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो 25 16 प्लस b का स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 b का स्क्वायर, जो कि आ गया 9 इक्वल्स टू में b का स्क्वायर। तो b इक्वल्स टू में 3, तो ये वैल्यू आ गई मेरी 3। पूछा गया है मुझसे कॉट थीटा। अब कॉट थीटा क्या होता है? कॉट होता है tan का उल्टा। अगर tan है p बाय b तो ये हो जाएगा b बाय p। तो इट मीन्स बेस 3 अपॉन में परपेंडिकुलर 4। आ गया आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि रैखिक समीकरणों का एक युग्म संगत है तो उसके द्वारा निरूपित रेखाएं होंगी समांतर, हमेशा संपाती, हमेशा प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी या संपाती। तो देखो पहले तो संगत और असंगत के बारे में पता करो। संगत, अगर समीकरणों का हल होगा तो वह संगत होंगी, संगत होंगी। असंगत में यदि हल नहीं है तो कैसी होंगी? असंगत। ठीक है, तो संगत में कौन कौन सी आ गई? प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी और संपाती, जो एक दूसरे के ऊपर होती हैं, और जब कोई हल नहीं होता तो वे समांतर होती हैं। तो ऑप्शन में देखा हमने कि युग्म संगत है, तो संगत में क्या होना चाहिए? प्रतिच्छेदी और संपाती। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, अब इंग्लिश में देखते हैं। वो कह रहा है कि इफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में क्या फर्क है? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट इफ एनी सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन कब होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस में एंड कोइंसिडेंट में, जो एक दूसरे के ऊपर होती हैं। और इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइंस का होता है। तो वो कह रहा है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है? कंसिस्टेंट, मतलब सॉल्यूशन है तो वो लाइनें कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 1 3 1 2 5 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या है? द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1 3 1 2 5 इज। वो कह रहा है कि इसके फैक्टर करो और देखो कि 5 कितने टाइम्स आ रहा है। तो जितने टाइम्स आ रहा है वो उसका घातांक होगा। ठीक है ना, वो उसका एक्सपोनेंट होगा। ठीक है, तो देखो तो करते हैं इसको ट्राई कि 5 से ही करता हूँ मैं। 5 2 जा 10, 3 बच गया, 5 6 जा 30, 1 बच गया, 5 फिर 2 जा 10, फिर 5 5 जा 25, फिर मैं 5 से कर देता हूँ तो 5 25 आ जाएगा। फिर 5 से करूँ 5 बन जा 1 0 5, फिर 5 से करा 2 1, अब ये 3 से जाएगा और फिर 7 से चला जाएगा। तो 1 3 1 2 5 कितना आ गया? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू में 7। तो 5 कितने टाइम्स है? 5 की पावर 4 इंटू 3 इंटू में 7। तो ये जो 4 है इसका घातांक और एक्सपोनेंट हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। जब भी एक्सपोनेंट या घातांक के बारे में बात करें तो उसके फैक्टर्स कर लो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेषक 22 मीटर ऊंचे टावर से 20.5 मीटर दूरी पर स्थित है। प्रेषक की आंख से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कि 1.5 मीटर टॉल ऑब्जर्वर इज 20.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, 22 मीटर हाई। The angle of the elevation of the top of the tower from the eyes of the observer is।
तो वो देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कोई बंदा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर और वो किसी टावर को देख रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है। अब वो उन्नयन कोण मुझे बताना है कि वो कितने डिग्री का है। अब वो जो बंदा है कितनी दूरी पर खड़ा है, 20.5 मीटर कि 20.5 मीटर दूरी पर वो खड़ा है। और उस टावर की जो टोटल ऊंचाई है वो कितनी है, 22 मीटर। वो कह रहा है उस बंदे की आंख से उस टावर का जो उन्नयन कोण है वो मुझे बताओ। तो देखो यहाँ से देख रहा है, तो इसका मतलब ट्रायंगल कहाँ से बनेगा, यहाँ से, उसकी आंख से। तो इस ट्रायंगल का नाम दे दूँ मैं ABC। उसकी आंख से एंगल बना और उसने टावर को देखा, तो ये मेरा ट्रायंगल बन गया ABC। तो इस ट्रायंगल में AB की हाइट क्या होगी, देखो ये पूरा कितना है, 22 मीटर, और उस बंदे की हाइट कितनी है, 1.5। तो मुझे सिर्फ इतनी हाइट चाहिए ना, क्योंकि ट्रायंगल तो ABC ही बन रहा है। तो AB की वैल्यू कैसे निकलेगी कि अगर मैं 22 में से माइनस 1.5 कर दूं, कि देखो ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा। तो AB की जो वैल्यू आई वो आ गई 20.5, कि ये जो मेरी हाइट है इतनी, ये कितनी है, 20.5। मुझे ये एंगल निकालना है। अभी देखो ये एंगल, मुझे एंगल फाइंड करना है ये। अब देखो इसमें साइड्स कौन कौन सी गिवन है मुझे। एक तो ये गिवन है AB और नीचे BC मुझे पता है। तो परपेंडिकुलर और बेस, अब परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किसके साथ होता है, वो होता है tan के साथ, tan थीटा। परपेंडिकुलर कितना है, 20.5, बेस कितना है, 20.5, इक्वल्स टू में tan थीटा। कट की वैल्यू आ गई 1। तो tan थीटा की कौन से एंगल पर वैल्यू 1 होती है, तो वो होती है 45 पर। तो इसका जो आंसर है 45, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट पता होने चाहिए। अब करेंगे सा क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त की परिधि दुगनी कर दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा कि उसके परिधि को दुगनी करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। कि इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज डबल देन द एरिया ऑफ द सर्कल बिकम्स, तो उसके एरिया पर क्या फर्क पड़ेगा। देखो ये एक सर्कल है, सर्कल की परिधि या फिर इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, वो होता है 2πr। वो कह रहा है इसको डबल कर दो, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ कि 2π इंटू में 2r। मैंने क्या करा, इसकी परिधि को डबल कर दिया, तो ये क्या बन गया मेरा, r, न्यू रेडियस। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², कि जब रेडियस r थी तो मेरा जो इसका एरिया है वो क्या होगा, πr²। अब उसकी सर्कमफ्रेंस को डबल कर दिया तो उसकी रेडियस पे कितना फर्क पड़ा, कि उसकी जो रेडियस है 2 टाइम्स बढ़ गई, तो एरिया पे कितना फर्क पड़ेगा। तो देखो न्यू एरिया क्या हो जाएगा, πr², ये है न्यू एरिया। तो अब r क्या थी, डबल हो गई है, तो r के बदले में लिख लूंगा 2r। तो क्या हो जाएगा, π4r², तो 4 बाहर ले लूँ, πr²। ये क्या था, पुराना सर्कल। पुराना सर्कल कितना हो गया, 4 टाइम्स। तो याद रखना कि अगर मैं किसी सर्कल की या वृत्त की परिधि को दुगना करूं, 4 टाइम्स करूं, 5 टाइम्स करूं, तो उसके एरिया पर क्या फर्क होगा, जितना आप उसको बढ़ाओगे एरिया पर उसके स्क्वायर का फर्क पड़ेगा। ठीक है, यहां दुगना करा था तो एरिया क्या हो गया, 4 टाइम्स। अगर मैं तिगुना करता तो एरिया हो जाता 9 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 11 कि 5 संख्याओं का माध्य 15 है, यदि हम एक और संख्या सम्मिलित करते हैं तो 6 संख्याओं का माध्य 17 हो जाएगा। सम्मिलित संख्या क्या है, द मीन ऑफ द 5 नंबर्स इज 15 इफ वी
include one more number, the mean of the 6 numbers becomes 17. The included number is. तो देखो क्वेश्चन क्या कहा उसने, कह रहा 5 नंबर है। क्वेश्चन ने कहा कि 5 कोई भी नंबर है, x1, x2, x3, x4 और x5, इनका जो मीन है वो कितना है, 15 है। तो मीन कैसे निकालते हैं, जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती हैं उनको ऐड करो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। अगर मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5, तो इनका जो मीन है वो कितना आ गया, 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इक्वल्स टू में 15 इंटू में 5 इक्वल्स टू में 75 की जो 5 ऑब्जर्वेशंस हैं इनको ऐड अप करने पर कितना आएगा, 75। वो कह रहा है इसमें एक और मैंने ऐड कर दी तो जो उसका मीन था वो कितना हो गया, 17। तो देखो कैसे कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 कि मैंने एक और ऐड कर दिया। अब जब मैंने इसका मीन निकाला, अब 6 ऑब्जर्वेशन से 6 डिवाइड करा तो मीन आ गया इसका 17। तो मुझे 6th नंबर बताना था कौन सा है। तो देखो 5 नंबर को ऐड करने पर कितना आ रहा था, 75। तो 75 प्लस x6 अपॉन में 6 इक्वल्स टू में 17। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, 75 प्लस x6 इक्वल्स टू में 17 इंटू में 6। तो x6 की वैल्यू आ गई 17 इंटू में 6 माइनस 75। तो 17 इंटू 6 102 माइनस 75। तो आंसर आ गया 27 कि जो वो नंबर हमने न्यू ऐड करा है उसकी वैल्यू कितनी है, 27। मेरा इज आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से कौन सा परिभाषित नहीं है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइन। 4 ऑप्शन दिए हैं। नॉट डिफाइन का मतलब कि नॉट डिफाइन या परिभाषित नहीं का आंसर है कि आप टेबल में चेक करो किसके आगे ND आ रहा है, कि नॉट डिफाइन। आप टेबल में चेक करो कि किसकी वैल्यू है और किसकी वैल्यू नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉसेक 0 डिग्री। ठीक है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि इफ ABC, ये एक ट्रायंगल है, ABC कि जिसमें PF पैरेलल है BC के, AP की वैल्यू 4 है, PB इसकी वैल्यू 12 है, AC इस कंप्लीट की वैल्यू है 14.4। देन CF की लंबाई बताओ। CF की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो एक हमारी थ्योरम है जिसका नाम है BPT। वो कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ कर दी जाए जो बाकी 2 साइड्स को अलग अलग पॉइंट्स पर कट करती है, तो उसकी साइड्स का रेशियो सेम होगा कि AP अपॉन में PB इक्वल होगा AF अपॉन में FC, या फिर AP अपॉन में AB कि AP अपॉन में पूरा ट्रायंगल वाल की साइड और AF अपॉन में AC। तो दोनों तरीक़ों से ठीक है। अब मुझे वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी थी मुझे, CF की। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करो। इधर तो दिया हुआ है 4 और 12, उधर और सिर्फ पूरी एक साइड दिए हुए है AC। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ कि इधर से ले लेता हूँ मैं PB अपॉन में AB, PB अपॉन में AB। तो इधर से क्या हो जाएगा मेरा, FC अपॉन में पूरा AC। तो PB की वैल्यू कितनी है, 12, और AB की वैल्यू 12 + 4 16 इक्वल्स टू FC मुझे पता नहीं और AC है मेरा 14.4। तो चलो इसको काटते हैं। पहले 4 से करते हैं। 4 से करा 3 पर गया, 4 से गया 4 पर गया, फिर 4 से करते हैं या 2 से कर देते हैं, या 2 पर गया, इधर से 7.2
फिर 2 से करते हैं 3.6, तो FC की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3.6 इंटू में 3, जो कि हो जाएगी 10.8 सेंटीमीटर। सिंपल है, बस BPT थ्योरम यूज़ करनी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 था ये। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद 3x² प्लस 7x माइनस 8 के शून्यक हैं तो शून्यकों का गुणनफल। अल्फा और बीटा क्या है इसके? शून्यक। कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² प्लस 7x माइनस 8 देन द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो देखो मैंने आपको एक बात सिखा रखी है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? C/A। तो ये मेरा A है, ये मेरा B है और ये मेरा C है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू में बीटा इक्वल्स टू में C क्या है मेरा? -8, A है मेरा 3। तो आंसर इज -8/3। ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। 15th क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के गुणनफल का उनके HCF से अनुपात 15:1 है, तो संख्याओं का LCM बताओ। द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स ऑफ द HCF ऑफ द नंबर इज 15:1, देन द LCM ऑफ द नंबर्स इज। तो देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको कि LCM इंटू में HCF इक्वल्स टू में प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, कि अगर दो नंबर्स का आप LCM और HCF निकालते हो, अगर उन नंबरों का LCM और HCF को मल्टीप्लाई करते हो, कि जैसे मान लो 102 और 96 है, कह रहा इन नंबर्स का LCM और HCF हम फाइंड आउट करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? 102 इंटू में 96 के। ये एक फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा कि द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द HCF एंड द नंबर्स इज 15:1। किस किस का? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और HCF, इसका जो रेशियो है वो कितना है? 15:1। इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना है मेरा? 15, HCF कितना है? 1। LCM निकालना है मुझे, वैल्यू पुट कर दो कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 15, HCF 1, LCM। तो LCM 1 से मल्टीप्लाई करें कुछ वही LCM ही आएगा। तो LCM मेरा कितना आ गया? 15। तो ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। ठीक है, अब करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा? द पैरामीटर ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर इज। कह रहे थे क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट की अब जब भी बात आए तो याद रखना एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 90। वो कह रहा है इसका पैरामीटर क्या होगा यदि इसकी जो रेडियस है OAB, इसकी जो रेडियस है वो है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका पैरीमीटर बताना है। पैरीमीटर निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, किसी भी फिगर का अगर पैरीमीटर निकालते हो तो उसकी सम ऑफ साइड्स कर दो। तो इट मीन्स मुझे ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो OA प्लस OB प्लस, अब ये क्या है? देखो A से B, लेंथ ऑफ आर्क। क्या है ये? लेंथ ऑफ आर्क। अब वो कैसे निकालते हैं कि थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2πr। तो ये मेरा कितना है? 3.5 प्लस 3.5 प्लस थीटा कितना है? 90 बटे में 360 इंटू में 2 इंटू में 22/7। आर कितनी है? 3.5। 1/4 7 से करूँगा 0.5,
तो ये कितना आ गया 3.5 प्लस 3.5 7 प्लस 11 इंटू में 0.5, तो 7 प्लस 5.5, तो 12.5 इज़ द आंसर। 12.5 इज़ द आंसर। ईजी क्वेश्चंस हैं, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, बट आपको तो डायरेक्ट करने हैं, सिर्फ आंसर निकालना है, किसी भी शॉर्ट ट्रिक से निकाल लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का माध्य, द मीडियन ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स। तो फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स मेरे कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वो कह रहा है माध्य, मीडियन। देखो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो भी डाटा दिया हो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अप्लाई करो। तो ये मेरा पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में है। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑड नंबर, या जिसको बोलता हूं मैं विषम संख्या। जब भी विषम संख्या दी हो तो माध्य कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन या ऑब्लिक माध्य, वो क्या होगा? वो होता है n+1/2, टीएथ टर्म। n होता है कि कितने संख्याएं हैं। अब यहाँ पर चेक करता हूँ कितनी है, 9 है, तो 9 + 1 अपॉन में 2 टीएथ, 9 + 1 10/2 टीएथ, तो यहाँ पर आ गया फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ कौन सी है मेरी? 1 2 3 4 5, तो 11 इज द आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि k का वह मान जिसके लिए समीकरण युग्म 2x + 5y = 12, 6x - ky = 15 का कोई हल नहीं है। The value of k for which the pair of linear equations 2x + 5y = 12, 6x - ky = 15 has no solution। देखो हमारे पास 3 तरह की लाइनों की कंडीशन होती है कि जो लाइनें पैरेलल हो, इंटरसेक्टिंग हो, या एक दूसरे के ऊपर चल रही हो, जिन्हें बोलते हैं संपाती। ये होती हैं पैरेलल लाइंस, इनमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और इसकी कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। क्रॉस या इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू में b1/b2। संपाति के लिए जो कोइंसिडेंट लाइन होती है वो होती है a1/a2 इक्वल्स टू में b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो इस क्वेश्चन में हमारी जो लाइनें हैं वो क्या हैं कि 2x + 5y = 12, 6x - ky = 15, और इन इक्वेशंस के नो सॉल्यूशन है। तो नो सॉल्यूशन में कौन सी कंडीशन है? पैरेलल लाइंस की। और पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या है कि a1/a2 = b1/b2। a1 क्या है मेरा? 2, a2 6, b1 5, b2 -k। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं कि -2k = में 30, तो k = में 30/2। इट मीन्स -15 इज द आंसर। -15 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए। अब हमारे 2 क्वेश्चन रह गए 19 और 20, वो हम करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है अभिकथन ए, एक रेखाखंड का मध्य बिंदु उसे 1:1 के अनुपात में भाजित करता। वो तो बिल्कुल ट्रू कह रहा है भाई, ये कंडीशन तो बिल्कुल ट्रू है कि जो मिड पॉइंट है वो उसको 1:1 में डिवाइड करेगा। कारण कह रहा है कि जो उसका रीज़न है आर, कह रहा है कि यदि बिंदु ए, यहाँ ले लेता हूँ मैं ए, 4m 4, b -6 और 5 है। कह रहा है इसका जो डिस्टेंस है, जो इसकी दूरी है वो है 10 यूनिट।
कह रहा m की वैल्यू है 3। चेक करते हैं, देखो 4 डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चेक करते हैं हम इसका कि d इक्वल्स टू में 4 माइनस में -6 का होल स्क्वायर प्लस 3, इसकी वैल्यू दी हुई है मुझे 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 4 प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 100 प्लस 4। तो इट मीन्स ये ट्रू नहीं है। तो रीजन जो एसेसरेशन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज नॉट ट्रू। तो ऑप्शन नंबर सी, अभी कथन ए सही है लेकिन कारण आर असत्य है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप दोनों को चेक करोगे पहले, और चेक करने के बाद ये भी आप चेक कर सकते हो कि ए बी से रिलेटेड है या ए आर से रिलेटेड है या आर ए से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू में 0, कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू में 0, तो थीटा का मान 45 है, कि साइन 45 माइनस कॉस 45। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस कॉस 45 1/√2। सॉल्व करने पर आ गया 0। तो कारण आर में कह रहा है कि 45 पर साइन थीटा का मान कॉस थीटा के मान के बराबर है। बिल्कुल ठीक है, कैसे देख लो अब यहाँ कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू में 0, तो साइन थीटा माइनस कॉस को उधर ले गया मैं, कॉस थीटा। तो 45 डिग्री पर साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर होते हैं, उनकी वैल्यूज बराबर होती है। तो मेरा ए भी ठीक है, आर भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कि बोथ एसेसरेशन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेसरेशन ए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम सेक्शन 20 का नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।